નમસ્કાર, સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે। આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું ઝરણા અલકંટી। તો આ સપ્તાહમાં આજે આપણે જે વાત કરવાના છે નાઇટ ફ્રેન્કનો જે હાફ યરલી રિપોર્ટ આવ્યો છે એના વિશે આપણે વિસ્તૃત જાણકારી લેવાના છે। તો આ રિપોર્ટના મુખ્ય ફાઇન્ડિંગ્સ જે આગળથી આવી રહ્યા છે કે ઇન્ડિયન માર્કેટમાં, ઇન્ડિયન રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટમાં જો નવા લોન્ચની વાત કરીએ તો વાય ધોરણે 7% વધ્યા, પણ H2માં 6% વધ્યા અને સેલ્સની વાત કરીએ તો વાય ધોરણે 5%, પણ H2માં 15% સેલ્સ વધતા દેખાયા છે। તો આ રીતે તો આ વર્ષ રિયલ એસ્ટેટ માટે સારું લાગી રહ્યું છે, પણ ડિટેલમાં આપણે જાણકારી મેળવીશું અને આ માટે આપણી સાથે જોડાયા છે नाइट फ्रैंक ना नेशनल डायरेक्टर रिसर्च विवेक राठी। विवेक जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। और ये जो आपका हाफ ईयरली रिपोर्ट आया है, जैसे कि मैंने अभी बताया दर्शकों को कि वाई लॉन्च 7% जितने बढ़े हैं और H2 में 6%, और सेल्स की बात करें तो वाई 5% और H2 में 15% तक बढ़े हैं। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि इस साल का दूसरा हाफ जो रहा है वो रियल एस्टेट के लिए ज़्यादा अच्छा रहा है? अ, हाँ, चलना तो ये पूरे साल की बात करें तो ओवरऑल ये साल का जब शुरुआत हुआ था तब काफ़ी वैश्विक लेवल पर चैलेंजेस थी, जिसका इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड था मार्केट पे। और जैसे-जैसे ये साल खत्म होने तक आया, पर्टिकुलरली जब फेस्टिव सीज़न की शुरुआत हुई और उसके बाद में तो सेल परफॉर्मेंस कमर्शियल और रेज़िडेंशियल दोनों ही सेक्टर्स पर और इम्प्रूव हो गया और रफ्तार पकड़ लिया, जिसकी वजह से ये देखा गया करीब-करीब 3,30,000 घरों की बिक्री हमने देखी प्राइमरी मार्केट्स में, टॉप के 8 शहरों में। और इसी के साथ में खाली बिक्री पर ही नहीं, भावों पर भी बढ़ोतरी देखी गई है, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट का संकेत देते हैं। अ, कई कारण थे ये होने का, पर्टिकुलरली अगर हम याद करें तो पहले फर्स्ट हाफ के दौरान जो होम लोन की ब्याज दरें थी, वहाँ पे बढ़ोतरी हो रही थी और कस्टमर्स भी इसके लिए थोड़े से परेशान थे। लेकिन बाद में जब ये क्लियर हो गया कि काफ़ी समय तक होम लोन इंटरेस्ट रेट सब स्टेबल रहेगी और उस सर्टेनिटी के साथ कस्टमर्स ने भी पूरे रुझान के साथ में आगे बढ़कर प्रॉपर्टीज़ खरीदी है। डेवलपर्स का भी मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग देखा गया H2 में, जिसके कारण करीब-करीब 3.5 लाख घरों की लॉन्चेस देखी गई है लास्ट ये 1 साल में, 2023 में। ઓકે, તો આખા વર્ષની અંદર અને ખાસ કરીને આપણે H2ની વાત કરીએ, જે અર્ધવાર્ષિક સમયગાળાની વાત કરીએ તો આપણે ઘણા બધા લોન્ચ થતા થયા છે અને સાથે સાથે જે સેલ્સના આંકડા છે એની અંદર પણ વધારો થતો જોયો છે। હવે આપણે આ H2નો જે રિપોર્ટ છે એને થોડો डिटेल में समझे। रेसिडेंशियल बातनी जो शुरुआत करिए, विवेक जी, रेसिडेंशियल की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आपका ये रिपोर्ट है, अलग अलग शहर के आपने अलग अलग फिगर्स यहाँ पे दिखाए हैं, तो सेल्स के हिसाब से रेसिडेंशियल में कौन से शहर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है? तो जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल ही सेल्स का मोमेंटम बहुत अच्छा रहा है, और लास्ट 3 सालों में खास करके ये जो हाउसिंग मार्केट का बूम है, ये केवल भारत देश का थीम नहीं रहा है, ग्लोबल मार्केट्स में ये देखा गया है। और अगर हम इंडियन मार्केट्स की भी बात करें, तो एक सेक्युलर रन देखा गया है टॉप 8 शहरों में भी और बाकी के छोटे शहरों में भी। बड़े जो मार्केट्स रहे उसमें मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, एनसीआर रीजन, बेंगलुरु, ये बड़े मार्केट्स के हिसाब से उभर मेंटेन रहे हैं। 5 से 7% की ग्रोथ देखी है इन्होंने अपने सेल्स में। और इसके अलावा जो छोटे मार्केट्स हैं, जैसे अहमदाबाद है और हैदराबाद है, इनमें भी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई। तो जिन भी मार्केट्स में इकोनॉमिक मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहा और उनकी पॉपुलेशन बेस के कारण अच्छी डिमांड रही अपग्रेड की, बड़े और बेहतर अपार्टमेंट्स के लिए, वहाँ-वहाँ पर हमने बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखा है। ઓકે, તો આપણે એક લગભગ બધા જ શહેરોની અંદર એક સારો ટ્રેન્ડ અહીં આગળથી જોયો છે। મોટા શહેરોની સાથે સાથે આપણે અમદાવાદ અને હૈદરાબાદ જેવા શહેરોની અંદર પણ એક ઘરોના વેચાણ જે છે એ સારા થતા અહીં આગળથી
જોયા છે. આગળ આપણે ડિટેલમાં પણ ડિસ્કસ કરીશું. और अब अगर विवेक जी हम लॉन्च की बात करें, लॉन्च के हिसाब से कैसा रहा है? जिस तरीके से आपने ओवरऑल तो बताया कि अच्छा लॉन्चेस भी आते हुए देखे हैं और सेल्स में भी आप बता रहे थे कि हायर एंड सेगमेंट में ज़्यादा सेल होता हुआ दिख रहा है. लॉन्च कैसे रहे हैं हर शहरों में? किस तरीके की फाइंडिंग्स आपकी इस रिपोर्ट में रही हैं? तो लॉन्चेस का रुझान बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। जैसे मैंने बताया कि लास्ट 8-9 सालों में ये केवल तीसरा साल था जहाँ पर लॉन्चेस जो है वो सेल्स से ज़्यादा रहे हैं। जिसका मतलब है कि डेवलपर्स कई ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखे कंज्यूमर्स से। उन्हें कॉन्फिडेंस था कि जो भी प्रोजेक्ट लाए जाएँगे वहाँ पर कस्टमर्स आएँगे, उनको सब्सक्राइब करेंगे, जिसकी वजह से ये देखा गया। अब अ, व जैसे मैंने बताया कि कुछ कारण थे जिसके वजह से ये साल अंत होते-होते कॉन्फिडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। एक तो अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम ग्रोथ दर देखें जीडीपी ग्रोथ रेट और जो अपग्रेड कर दी गई 6.5% से 7% FY 24 के लिए। उसके अलावा कई सारे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्सेस आए हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि सरकार के द्वारा भी कि भई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स को लेकर के। और इसी वजह से ये देखा गया कि लॉन्च मोमेंटम 2023 में बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो देखा गया है वो है कि मिड और प्रीमियम सेगमेंट जहाँ पर कंज्यूमर्स की इच्छा शक्ति और खरीदने की एबिलिटी दोनों ही स्ट्रॉन्ग रही है। ये इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि इंडिया में हाउसिंग मार्केट की शॉर्टेज को देख हाउसिंग एज़ अ प्रोडक्ट की लॉन्ग स्टैंडिंग शॉर्टेज को देखते हुए रनवे बहुत लंबा है। लेकिन सम इन इन अच्छे समय पे जब हाउसिंग मार्केट का मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उस समय ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है देखना कि भई कस्टमर्स की इच्छा शक्ति डिज़ायर जो है खरीदने की और एबिलिटी जिसे हम अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से जानते हैं, वो कैसी है? अगर ये दोनों ही सही रहती है तो फिर स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग सप्लाई साइड स्टेक होल्डर्स जो डेवलपर्स हैं, वो भी फुल मोमेंटम में पार्टिसिपेट करते हैं। देखा गया ये है कि डेवलपर्स की भी अच्छी एबिलिटी थी जो भी लास्ट 1 डेढ़ साल में लॉन्चेस आए हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल सोर्सिंग जो उन्होंने की और कंस्ट्रक्शन का जो प्रोग्रेस उन्होंने दिखाया है। तो मिड और प्रीमियम सेगमेंट्स में बहुत अच्छा ग्रोथ देखा गया है। अफोर्डेबल सेगमेंट है जहाँ पे कमज़ोरी देखी गई है और उसका क मुख्य कारण यही था कि वहाँ पर भी कंज्यूमर्स की इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग रही। लेकिन जो एबिलिटी टू परचेज़ है, जिसे हम अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आँकते भी हैं नंबर्स के द्वारा भी, वहाँ पर तो स्ट्रेस था कंपेयर्ड टू मिड एंड प्रीमियम सेगमेंट्स, जिसके वजह से कंज्यूमर्स के साथ में डेवलपर्स ने भी ये रुझान किया कि मिड और प्रीमियम सेगमेंट जहाँ पे सेल्स वेलोसिटी अच्छी है, प्राइस ग्रोथ है और आगे का भी जो ट्रैक है अगले 1 से 3 सालों का, वो भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, जिसकी वजह से मोमेंटम वहाँ पे ज़्यादा रहा। ઓકે, તો આપણે જે રીતે આ વર્ષની અંદર પણ આપણે વાત કરીએ છીએ ત્યારે અને જ્યારે આપણે H2ની વાત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે આપણે જે ફેક્ટ્સ સામે આવતી જોઈ રહ્યા છે કે મિડ અને પ્રીમિયમ હાઉસિંગના સેલ્સ હોય લોન્ચ હોય એની અંદર ખાસો એવો વધારો દેખાઈ રહ્યો છે, પરંતુ અફોર્ડેબલ સેગમેન્ટ થોડું અહીંયા આગળથી ગ્રોથ ઓછો થતો દેખાઈ રહ્યો છે. એના કારણોની પણ અહીંયા આગળથી આપણને વિવેકજીએ વાત કરી છે. विवेक जी, इसी में से थोड़ा अगर आप हमें और समझा पाए कि ये अफोर्डेबल सेगमेंट की ग्रोथ क्यों थोड़ी कम होती हुई नज़र आ रही है, लॉन्चेस भी अफोर्डेबल में काफ़ी कम हो रहे हैं. तो जैसे कि आपने एक रीज़न तो बताया कि डिमांड इस तरफ ज़्यादा आती हुई दिख रही है प्रीमियम की तरफ और मिड सेगमेंट में, इसीलिए डेवलपर्स वहाँ जा रहे हैं, या वो अफोर्डेबल घर पे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, कुछ दिक्कतें आ रही है डेवलपर्स के लिए भी, क्या कारण हो सकते हैं? देखिए प्राइवेट सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, जो डेवलपमेंट कम्युनिटी है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भई जो कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन्स है जो अमूमन 4 से 5 साल का समय है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, लैंड एक्विजिशन, अप्रूवल्स, कंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग, सेल्स करने का। और
में कितना फ़ास्ट वो प्रोजेक्ट बिक पाएगा, जो अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि क्या टाइप के रिटर्न्स जनरेट हो पाएँगे उस प्रोजेक्ट में। और इस एस्पेक्ट पे मिड और प्रीमियम सेगमेंट जो है, वो बहुत बेहतर उभर कर आया है लास्ट 2 से 3 सालों में। अ, कई कारण हैं इसके। पहली चीज़ है कि जैसे मैंने बताया कि अ, कंज़्यूमर्स की इच्छा शक्ति या जो डिज़ायर टू परचेज़ है घरों के लिए, वो सभी सेगमेंट्स में देखा गया है, बरकरार है। लेकिन जो एबिलिटी है, वहाँ पे लोअर सेगमेंट्स में श्रिंकेज आया है। उसके मुख्य कारण ऐसे हैं कि जब हमने लास्ट 1 से डेढ़ सालों में मुआयना किया कि जो अ, ब्याज दरों में 200 प्रति बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है। उसके वजह से अफोर्डेबिलिटी में करीब 15% का श्रिंकेज आया है, जो एक समान दर है हर कंज़्यूमर के लिए, चाहे वो 50 लाख के मकान खरीदता हो या 10 करोड़ के खरीदता हो। लेकिन ये जो श्रिंकेज है, वो हायर सेगमेंट के कंज़्यूमर्स ने अपनी दूसरी रिसोर्सेज़ को टैप करके फुलफ़िल किया, चाहे वो सरप्लस इन्वेस्टमेंट्स हो इक्विटीज़ में, डेट में, गोल्ड में या अदरवाइज़, और उस गैप को फुलफ़िल किया जो अफोर्डेबिलिटी श्रिंकेज की वजह से आया। लेकिन जो लोअर सेगमेंट के कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए जो बढ़ा हुआ डाउन पेमेंट है वो देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट जब हमने असेसमेंट किए ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वाले सेगमेंट्स में, इवन एमआईजी फर्स्ट सेगमेंट हाउसहोल्ड्स में, वहाँ पर श्रिंकेज ज़्यादा दिखा अफोर्डेबिलिटी में कंपेयर्ड टू मिड एंड हायर सेगमेंट्स में। और कई केसेस में ये जो बैंक्स की एक्सेप्टेबल लिमिट्स होती है, जो हम बेंचमार्क समझते हैं मॉर्गेज इश्यू करने के 45 टू 50% ऑफ एफओआईआर, वो वहाँ पर भी देखा गया कि इन कंज्यूमर्स के लिए वो डिफिकल्ट रहा फुलफिल करना, जिसके वजह से उनकी रुझान कम हुई है प्रॉपर्टी परचेज को लेकर के। इसी के साथ में जैसे मैंने बताया कि डेवलपमेंट साइड से भी उसी तरफ ट्रेंड हो जाता है, रुझान हो जाता है, जहाँ पर कि रियलाइजेशन फास्टर हो, लीडिंग टू बेटर रिटर्न्स, जिसके वजह से अफोर्डेबल सेगमेंट में सप्लाई भी कम होती दिखी इन 8 शहरों में खास करके। और इसी के दरमियान ये नंबर्स उभर के आए हैं। विवेक जी, इन्वेंट्री की भी हम अगर बात करें तो इन्वेंट्री भी यहाँ पे हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। पहले तो आप हमें ये किस शहरों में ज़्यादा इन्वेंट्री बढ़ती हुई दिखाई दी है, ये बताएं, और क्या हम बबल कैटेगरी में जा रहे हैं? तो पहली बार हमने इस साइकिल में, जैसे लास्ट अगर 7-8 सालों की बात करें, तो इन 7-8 सालों में इन्वेंट्री लेवल्स कम हो रही थी। 2022 में पहली बार हमने इन्वेंट्री लेवल्स को बढ़ते हुए आँकना शुरू किया। 2022 के बाद 2023 में भी इन्वेंट्री लेवल्स थोड़ी बढ़ी है, करीब 5-6%। जो ये ज़रूर दर्शाता है कि फर्स्ट लेवल पे ये लग सकता है कि भई कुछ ट्रबल है क्या? लेकिन अगर हम इसे और गहराई से देखें कि क्या इसके मायने हैं, तो ये समझ में आता है कि जो अभी की जो सेल्स दर है, सेल्स वेलोसिटी जिसे कहते हैं, वो काफ़ी फ़ास्ट है। उसी के मद्देनज़र अभी जो इन्वेंट्री बढ़ रही है लास्ट 2 साल से, उसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है। इनफैक्ट ये एक अपॉर्च्युनिटी है डेवलपर्स के पास में, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कंज्यूमर्स का रुझान बरकरार है और वो जब खरीदना चाहते हैं, तो इन्वेंट्री की ज़रूरत है। इनफैक्ट बहुत सारे डेवलपर्स ने लास्ट 1 से डेढ़ सालों में काफ़ी लैंड बाइंग की भी कोशिश की है, डील्स अनाउंस की है, जो ये दर्शाता है कि और इन्वेंट्री बिल्ड करने की तैयारी है। क्योंकि सेल्स हो रही है। अभी के हिसाब से करीब-करीब जो भी इन्वेंट्री में बढ़ोतरी हुई है 5-6% इस साल भी, लास्ट ईयर के बाद में, उसको भी करीब 2 साल में तो बिक्री हो जाना बहुत मुमकिन है। और अगर ये बात है तो वो समझ लीजिए करीब 4 से 5 साल का जो कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन है, उसके सामने ये बहुत ही कंफर्टेबल पोज़ीशन है। जिसके मद्देनज़र कोई भी इसे कंसर्न के तौर पर नहीं ले रहा है। तो ओवरऑल इन्वेंटरी लेवल्स बढ़े हैं, लेकिन इसी के साथ में क्योंकि सेल्स की दर बहुत स्ट्रॉन्ग रह रही है, इसलिए ये कोई चिंता का विषय नहीं है।
ઓકે, તો ઇન્વેન્ટરી અહીંયા આગળથી વધી છે, પરંતુ ચિંતાનો બિલકુલ વિષય નથી. આ 2 વર્ષની અંદર આટલી પ્રોપર્ટીની માંગ આવવાની છે અને આ જે ઇન્વેન્ટરી છે એની આપણને જરૂરત પડવાની છે. આ ઇન્વેન્ટરીનો સેલ સરળતાથી થઈ શકે છે, તો આ અત્યારે વધતી इन्वेंट्री बिल्कुल चिंता नो विषय नहीं. अब विवेक जी, अगर हम प्राइस की बात कर ले तो आपके रिपोर्ट के फाइंडिंग्स में क्या पाया गया है? किस तरीके का प्राइस राइज होता हुआ हमने देखा है? क्या आपके फाइंडिंग्स बन रहे हैं? तो ये जो साइकिल है, जैसे लास्ट अगर हम 3 सालों की बात करें, जिसमें ये प्रॉपर्टी के भावों के बढ़ने का ट्रेंड शुरू हुआ, 6-7 सालों उसके पहले का जो पीरियड है, वहाँ पे प्रॉपर्टी की कीमतें कम हुई थी और स्टैग्नेंट हो गई थी। अ, तो ये जो लास्ट 3 सालों में है, करीब-करीब समझ लीजिए आप 7 से 10% सालाना दर पर हमने देखा है मार्केट्स में भाव बढ़ते हुए। कुछ मार्केट्स हैं जहाँ पे इकोनॉमिक मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, गुड़गाँव, नौगाँव, बैंगलोर एंड सब मार्केट्स में जहाँ पे इससे ज़्यादा भी ग्रोथ आई है। हाँ, हम जिस तरीके से देखते हैं ये है कि इस साइकिल में जो भावों की बढ़ोतरी है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बढ़ोतरी की वजह से शुरू हुई, जो एक हद तक ज़रूरी भी था, नहीं तो प्रोजेक्ट्स सस्टेन नहीं कर पाते अपना कंस्ट्रक्शन। और उसके साथ में ही जो इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड देखी गई होम बायर्स की तरफ से, उसने भी एक स्पेस क्रिएट की डेवलपर कम्युनिटी के लिए, प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ाने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ के बाद में भी जो डिमांड स्ट्रॉन्ग रहना भी एक बड़ा कारण रहा, जिसकी वज़ह से प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ पाई है इस साइकिल में। लेकिन इसे अभी भी हम इसीलिए मॉडरेशन में कहेंगे क्योंकि ये कस्टमर्स की इनकम जो ग्रोथ है, उसके तुलना में काफ़ी सिमिलर रही है। तो अगर जब तक ये प्रॉपर्टी की प्राइस दरें हैं, वो एक कस्टमर की आय की ग्रोथ के समान चलती रहेगी या कम चलेगी, तब तक ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर से हमें चिंता करनी पड़ सकती है सेल्स मोमेंटम को लेकर और इन्वेंटरी को लेकर। तो अभी लास्ट जो 2 से 3 सालों का रुझान देखा गया है, अमूमन सारे ही बड़े मार्केट्स में, वो एक मॉडरेट प्राइस ग्रोथ का रहा, जिसके वजह से एक कम्फर्टिंग फैक्टर रहा है एंड यूज़र्स के लिए भी। जब वो मार्केट में गए और प्रोजेक्ट्स उन्होंने विज़िट की, फिर कमिट किया परचेज़ेज़ के लिए। सो काफ़ी मॉडरेशन में रहा कंपेयर्ड टू द पास्ट साइकल्स, जहाँ पे बहुत फ़ास्ट प्राइस ग्रोथ होते थे। इस बार उम्मीद यही लगा रहे हैं कि क्योंकि सप्लाई साइड काफ़ी मैच्योर है, बड़े प्लेयर्स भी हैं, नेशनल लेवल प्लेयर्स हैं, कई लिस्टेड प्लेयर्स भी हैं, जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ और कंस्ट्रक्शन एबिलिटीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने की वजह से एक सस्टेन्ड सप्लाई मोमेंटम भी बना रहेगा और भावों की जो बढ़ोतरी है, उसमें भी बहुत ग्रेजुअल रहेगा, सेल्स की प्रोग्रेस को देखते हुए रहेगा। ये तो આપણે આ રેસિડેન્શિયલ સેક્ટર અંગે ખાસી डिटेलની અંદર चर्चा करी છે. विवेक जी, ऑफिस स्पेस और कमर्शियल के लिए भी हमें बात करनी है, पर वक्त बहुत कम है, तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि ऑफिस स्पेस के रिलेटेड या कमर्शियल के रिलेटेड आपके क्या इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट में हैं, उस पर हमें एक जानकारी दें. तो कमर्शियल ऑफिस स्पेस हाउसिंग के बाद में वैल्यू या वॉल्यूम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरा महत्वपूर्ण सेगमेंट है। जब हम ऑफिस स्पेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे रेजिडेंशियल में तो बहुत ही डोमेस्टिक फैक्टर्स रोल एक प्ले करते हैं, लेकिन कमर्शियल के केस में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, अमेरिका, यूरोप रीजन, जहाँ से ये कई सारी एमएनसीज है, कॉर्पोरेट ऑक्यूपायर्स है, वो स्पेस देती है और इसके वजह से उन वहाँ पर क्या हो रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जब 2023 की शुरुआत हुई थी, तब काफ़ी चैलेंजेस दिखे थे यूएस की ग्रोथ रेट्स को लेकर के, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को लेकर के, वहाँ पर जो फेड फंड्स रेट है, पॉलिसी रेट है, उसमें भी बहुत बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये साल काफ़ी टफ हो सकता है कमर्शियल ऑफिस स्पेस के लिए इंडिया में। बहरहाल ये 2023 के जो आंकड़े हमने क्लोज़ किए हैं, उस हिसाब से मार्केट ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है। करीब-करीब 60 मिलियन स्क्वायर फीट, 6 करोड़ स्क्वायर फीट के ट्रांज़ैक्शंस हुए ऑफिस स्पेस में इन टॉप 8 शहरों में, जिसका मतलब है कि ये बेस्ट तो नहीं लेकिन सेकंड बेस्ट ईयर रहा है 2019 के परफ़ॉर्मेंस के बाद। जो एक महत्वपूर्ण सिग्नल है जो दर्शाता है कि भारतीय इकोनॉमी और भारतीय
टैलेंट पूल के लिए एक रिकॉग्निशन के जैसे देखा जा रहा है इसे। इसी के साथ में अगर हम और कोई मतलब नंबर्स को और तरीके से जब देखते हैं, तो ये समझ में आता है कि इसमें इंडिया फेसिंग बिज़नेसेस जो भारतीय अर्थव्यवस्था और कंज़म्पशन स्टोरी है, उसको सर्व करने वाले बिज़नेसेस बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उभर के आए हैं इस ऑफिस स्पेस डिमांड के लिए। इसी के साथ में जीसीसीज़ जो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जहाँ पर ये जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशंस है, जो अपने कैप्टिव सेंटर्स सेटअप किए हैं वर्ल्ड मार्केट्स को सर्व करने के लिए, उनकी तरफ से भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड देखी गई। इसी के साथ में अगर हम जो वीक होते हुए सेक्टर्स देखें, वो थर्ड पार्टी आईटी सर्विसेज़ और फ्लेक्स स्पेस है, वहाँ पर थोड़ी-सी मंदी देखी गई इस साल। ઓકે, તો આપણે કમર્શિયલ અને માટે ઓફિસ સ્પેસને માટે કઈ રીતનું આ યર રહ્યું છે કે આપણે જે વાત કરી છે डिटेलમાં આપણે અહીં આગળથી સમજ્યા છે। અને વિવેકજી, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ समय निकाल कर जुड़े और इस बारे में हमारे साथ चर्चा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। તો આપણે આ વર્ષ અને આ વર્ષનો 6 માસિક મહિનાઓ માટે રિયલ એસ્ટેટ માટે કેવા રહ્યા એના નાઇટ ફ્રેન્કના રિપોર્ટ H2નો જે રિપોર્ટ છે એને અંગે અહીંયા કરતી ચર્ચા કરી હતી। અને આ એપિસોડની અંદર હાલ પૂરતું આટલું જ, પરંતુ છતાં આપને યાદ કરાવી દઉં કે આપના પ્રોપર્ટીને ખરીદ વેચાણને લગતા કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો અમને ઈમેલ કરો propertyguru@nw18.com પર। તો આ સાથે જ હવે મને પણ આપશો રજા। વધુ અપડેટ અને સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર। નમસ્કાર।